हेलो एवरीवन। तो देखिए हम लोग क्लास 11th के एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर में एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक करते हैं और उस टॉपिक का नाम है क्वांटम नंबर। ठीक है ना। अब ये नंबर क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, कैसे इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। ठीक है ना। तो देखिए क्वांटम नंबर एक्चुअली में क्या होती हैं, ये होती हैं, ठीक है ना, जिसकी डेफिनेशन देखिए क्या होती है कि वो नंबर, ठीक है ना, जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को बताता है। सिंपल सी एक लाइन देखो ध्यान से, एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन बाय क्वांटम नंबर। पहली डेफिनेशन या ऐसे देखिए, दीज आर द नंबर, यानी क्वांटम नंबर एक नंबर होता है जो कि यूज होता है रिक्वायर्ड टू लोकेट इलेक्ट्रॉन इनटू एटम। ठीक ना, मतलब कोई भी एटम में इन जो है कोई भी इलेक्ट्रॉन एटम में कहाँ रहता है उस चीज़ को बताने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, क्वांटम नंबर, यानी एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन बाय क्वांटम नंबर। तो अब देखो जैसे ध्यान से क्वांटम नंबर एक्चुअली में क्या क्या बताता है। जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई एटम है, ध्यान से देखना, कोई एटम है, तो एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है इस चीज़ को जानने के लिए हमें जाना पड़ता है ऑर्बिट में। कहाँ जाना पड़ता है, ऑर्बिट में, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोला करते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ है ये जानने के लिए हमें सबसे पहले एटम के किस में जाना पड़ता है, ऑर्बिट में। फिर ऑर्बिट के बाद हम लोग जाएंगे सबसेल में। ऑर्बिट ही तुम्हारा सेल है और ऑर्बिट के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, सबसेल में। और सबसेल के बाद हम लोग कहाँ जाते हैं, देखो ऑर्बिटल में, और ऑर्बिटल में बैठा क्या रहता है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन, यहाँ तक हम लोग पहुँच जाएंगे। इसको इस बात से देखो, जैसे मान लो आपको अपने घर में किताबें पढ़नी है और किताब मान लीजिए आपका जो है वो इलेक्ट्रॉन है, तो इसको पढ़ने के लिए आपको अपने घर जाना पड़ेगा। घर जाएंगे तो फिर अपने कमरे में जाएंगे, और कमरे में जाएंगे तो अलमारी खोजेंगे, जिस अलमारी में किताब रखी है निकाल के पढ़ लेंगे। तो ऐसे याद रखिए, सेल क्या है घर, सब सेल क्या है कमरा, ऑर्बिटल क्या है अलमारी, और अलमारी में क्या रखी है किताब। ठीक है ना। तो बेसिकली जो क्वांटम नंबर हैं ये क्या डिनोट करती हैं, इलेक्ट्रॉन का सेल कहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन का सबसेल कहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल कौन सा है, और इलेक्ट्रॉन की स्पिन कैसे है। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ों को बताने के लिए हम लोग एक नंबर यूज करते हैं और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके अगले पार्ट में इससे रिलेटेड चीज़ें और मैं डिस्कस करूँगा। चलिए, तो अब देखो ध्यान से, जो क्वांटम नंबर होते हैं ये 4 टाइप के क्वांटम नंबर होती हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। अब देखना ध्यान से, बेसिकली होता क्या है, ये जो क्वांटम नंबर है ना ये तीनों, ठीक है ना, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, अच्छे से याद रखे रहना, ये तीनों क्वांटम नंबर हमें मिलती हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से, डिराइव्ड फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अच्छे से याद रखे रहना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, कौन कौन से क्वांटम नंबर हैं जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से मिलते हैं। तो ये हमें मिलते हैं कहाँ से, डिराइव्ड फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होता है, इसका बेसिक नॉलेज मैंने आपको बताया है। इसके प्रॉब्लम कैसे बनते हैं इसकी बात हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के सबसे लास्ट पार्ट में करेंगे। तो डिराइव्ड फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। तो इसीलिए किसी किसी बुक में आपको मिलेगा, ठीक ना, कि जो क्वांटम नंबर होता है, क्वांटम नंबर इज सोल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अच्छे से याद रखे रहना, कहीं कहीं बुक में आपको ये भी मिलता है, ठीक ना। क्वांटम नंबर क्या होता है, सोल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है ना। तो ये अच्छे से याद हो गया होगा आपको कि क्वांटम नंबर क्या होती हैं, एक्चुअली में सोल्यूशन होती हैं किसका, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का। ठीक है ना। और क्वांटम नंबर कितने टाइप के होती हैं, 4। एक कौन सा आपका, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन। इसमें से जो 3 क्वांटम नंबर हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको हम लोग कहाँ से डिराइव किए हैं, ये डिराइव हुई हैं कहाँ से, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि क्वांटम नंबर क्या है, सोल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये लाइन याद रखे रहना, काम की लाइन है। ठीक है ना। तो यानी देखो 3 क्वांटम नंबर मिली यहाँ पे, तो आपसे पूछता है कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बताइए। ठीक है ना। मतलब आपने पास कोई सोल्यूशन, कोई इक्वेशन को सॉल्व करो, उसमें 3 सोल्यूशन मिल जाए, तो 3 सोल्यूशन अगर मिल गया तो मतलब उसमें, ठीक है, उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी। आपने पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सोल्यूशन होते हैं। ठीक है ना। तो वही हाल यहाँ भी है। ठीक है ना। तो मतलब क्या है, इसके 3 सोल्यूशन मिलते हैं। ठीक है, इसको दिमाग में अच्छे से रखे रहना। ठीक है। तो ये है तुम्हारा क्वांटम नंबर की एक छोटी सी बेसिक सी डेफिनेशन। अब हम लोग देखते हैं
कि क्वांटम नंबर कितने टाइप की है, 4, तो उसमें से एक एक क्वांटम नंबर को हम लोग अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो क्वांटम नंबर है वो क्वांटम नंबर है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक ना। लिखने का कोई नहीं साथ में, पहले अच्छे से सीख लीजिए ताकि फिर आपको लिखने में भी आसान लगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और समझ में भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखना ध्यान से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो पहली बात देखना ध्यान से, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को डिस्कवर किसने किया था, तो ये हम लोग ब्रैकेट में जो जो डिस्कवर किए थे वो उनका नाम हम लोग दिख रहे हैं। तो सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को किसने डिस्कवर किया, बोलो, बोहर ने। अच्छे से याद रखे रहना जी, ठीक है ना। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसने डिस्कवर किया है, बोहर ने। तो अब देखना ध्यान से इसके जो है क्या क्या बातें हैं। सबसे पहली बात इसके लिए हम लोग ये याद करेंगे, जो क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल, इट रिप्रेजेंट, ठीक है ना, एक एक चीज़ याद रखे रहना। इट रिप्रेजेंट्स, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट सेल ऑफ, ध्यान में रखे रहना, सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये इलेक्ट्रॉन के घर को रिप्रेजेंट करता है। या हम लोग बोलेंगे सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, या हम लोग बोलेंगे मेन एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसको रिप्रेजेंट करता है, बोलो, मेन एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिमाग में अच्छे से छपना चाहिए कि आपका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये रिप्रेजेंट करता है सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन या मेन एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अगली बात देखना ध्यान से, इसको हम लोग डिनोट करते हैं, इट डिनोटेड बाई, इसको किस चीज़ से लिखते हैं, इट डिनोटेड बाई स्मॉल एन, है ना। स्मॉल एन से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। अच्छे से इसको जो है दिमाग में लिख लेना, इसको किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एन से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है ना। अब देखना ये इलेक्ट्रॉन के सेल को रिप्रेजेंट करता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो n की वैल्यू है ये कभी भी 0 नहीं होती है, नेवर इक्वल टू 1, है ना। n की वैल्यू जो होगी कम से कम एक सेल तो होगा ही होगा एटम में, तो n की वैल्यू 1 से शुरू होती है, 1 2 3, ठीक ना, डॉट डॉट डॉट। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमेशा कोई ना कोई पॉजिटिव इंटीजर ही रहता है, ये तीसरी बात है, ठीक है ना। तो ये तीनों बातें अच्छे से दिमाग में छप गई होंगी। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कभी 0 नहीं होता है और हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होता है। क्लियर हो गया है सबको। फिर इसके बाद अब देखिए ध्यान से कि क्वांटम नंबर एक्चुअली में आया कहाँ से। तो देखो आपने एक फार्मूला पढ़ा था, याद करिए कि अगर आपको NS सेल का एनर्जी बताना है तो ये फार्मूला आपको देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर में पहले पार्ट में पढ़ाया था 13.6, ठीक ना। याद करिए क्या था, डिवाइडेड बाई, याद करिए क्या था फार्मूले में, यहाँ पे याद करो तो क्या था तुम्हारा n स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर और इनटू क्या था तुम्हारा, देखो z स्टार स्क्वायर या z स्क्वायर जो भी आप बोलिए, ठीक है ना। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इसको ऐसे लिख दिया जाए, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये इस एनर्जी वाले फार्मूले से ही आया है, और जो n क्या है यही आपका नंबर ऑफ सेल है, मतलब किस सेल में तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है यही आपका सेल है, ठीक है ना। और आप इसकी यूनिट याद करिए तो क्या था तुम्हारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हम लोग किस में निकालते थे, पर एटम में, ठीक है ना। तो ये En का आपका फॉर्मूला है, ठीक हो गया होगा, ये समझ में आ गया होगा आपको। फिर अगर मान लो आपसे बोले NH सेल का रेडियस क्या होगा, तो देखो RNH की वैल्यू भी आपने पढ़ी थी, तो RNH की वैल्यू क्या है 0.59, याद करिए, इनटू क्या था n स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या था z। तो ये भी फार्मूला आपके लिए काम का है, ये भी फार्मूला आपके पास दिमाग में रहना चाहिए। और ये रेडियस आपको याद होगा, तो रेडियस हम लोग किस में मेजर किया करते थे, एंगस्ट्रॉम में। तो ये एनर्जी का फार्मूला और ये रेडियस का फार्मूला आपको अच्छे से पता है। तो ये जो है हो गई 4 बातें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अगले पार्ट में इससे रिलेटेड और चीज़ें मैं बताता हूँ। इसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 5, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या देता है आपको, आइडिया अबाउट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। कैसे देता है, तो अभी थोड़ी देर पहले देखो फार्मूला लिखा था ना, एनर्जी कैसे मिलेगी, En के फार्मूले से -13.6 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर इंटू क्या था तुम्हारा z स्क्वायर, यूनिट क्या थी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो यहाँ से देखो एनर्जी का मिल गया आइडिया अपने को, और रेडियस का जो है डिस्टेंस यानी रेडियस, तो रेडियस का आइडिया कहाँ से मिल गया 0.529 n स्क्वायर डिवाइडेड बाई z, और यूनिट किस में है, देखो एंगस्ट्रॉम में है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो रेडियस का भी आइडिया इस वाले फार्मूले से अपने को मिल गया, ये आपका z है, ठीक है ना। अगला देखते हैं ध्यान से, n की वैल्यू मैंने बोला था कि ये कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगी, यानी n की वैल्यू 1 हो तो k सेल यानी फर्स्ट सेल, 2 हो L, 3 हो M, 4 हो तो N, 5 होगा तो KLMNOPQRST बढ़ता चला जाएगा। आपको अच्छे से ये सब चीज़ें पता हैं क्लास 9 से ही। अगला देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
ठीक ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सेल, ठीक ना, अच्छे से याद रखे रहना, किसी भी सेल में या आपसे बोले किसी भी ऑर्बिट में, ठीक है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 2n², ठीक है ना। तो जैसे देखो फॉर एग्जांपल करके लिख लिया जाए, फॉर एग्जांपल अगर मान लो n = 1 है तो आपको अच्छे से मिलता है, ये होता है तुम्हारा फर्स्ट सेल, ये होता है तुम्हारा फर्स्ट सेल, इसी को हम लोग क्या लिखते हैं k सेल। तो k सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, ठीक ना, अच्छे से दिमाग में छापे रहना। अगला देखना ध्यान से, अगर n की वैल्यू 2 रख दी जाए तो आपको मिलेगा, देखना सेकेंड सेल मिलेगा, और सेकेंड सेल को हम लोग बोलते हैं L सेल, सेकेंड सेल को हम लोग बोलते हैं L सेल, ठीक है ना। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, देखो 2n², 2 × 4 यानी कितना हो गया, देखो 8 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसमें रहेगा। ऐसे मान लो n = 3 होगा तो आपको अच्छे से पता है मिलेगा कौन सा, थर्ड सेल, और थर्ड सेल को हम लोग कैसे लिखते हैं m सेल, ठीक है ना। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 18 इलेक्ट्रॉन, सब जानते हैं आप, लेकिन मैं इसको एक बार लिख देता हूँ ताकि आपको रिवाइज हो जाए। तो ये मिलेगा आपको देखो फोर्थ सेल, और फोर्थ सेल को आपको अच्छे से पता है n सेल हम लोग बोला करते हैं, और n सेल मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 32 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं आपका फोर्थ ऑर्बिट में या फोर्थ सबसेल में। क्लियर हो गया होगा। ये हो गए पॉइंट नंबर 4 उधर हो गए थे, 3 इधर, यानी 7 पॉइंट, ठीक ना। पॉइंट नंबर 8 देखिए ध्यान से, ये सारे पॉइंट आपको पता होने चाहिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए, तो कोई भी चीज़ पूछेगा आप फट से उसको बता देंगे, ठीक है ना। अगला पॉइंट नंबर 8 है आपके पास कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और क्या करता है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम एक बहुत ही अच्छी चीज़ फाइंड करते हैं, और वो है तुम्हारा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना। तो जब भी आपसे पूछे कि ज़रा बताइए, ठीक ना, इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना है, ठीक ना, बोलिए क्या, इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो इसकी जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है वो होता है NH डिवाइडेड बाई, ठीक ना, NH डिवाइडेड बाई क्या होता है तुम्हारे पास 2π, NH डिवाइडेड बाई क्या होता है अपना 2π, अच्छे से याद रखे रहना, ठीक है। तो ये है तुम्हारा, देखना ध्यान से, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है आपका NH डिवाइडेड बाई 2π। एक बात और याद रखे रहना, ठीक ना, सिंस H/2π को हम लोग बोलते हैं H, ऐसे काट दो, ठीक है ना, फिर से लिखता हूँ, स्मॉल h लिखिए, इसको काट दीजिए, इसको अपन बोलते हैं एक्शन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं हम लोग, देखना, एक्शन कांस्टेंट। तो कहीं कहीं आपको, ठीक ना, जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला है ये ऐसे लिखा हुआ मिलता है, तो आप डरना नहीं, n लिखा रहता है और h लिखे से क्रॉस लिखा रहता है, ठीक है ना। तो ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फिलहाल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से सबसे इंपॉर्टेंट बात है, किसी भी इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम NH/2π के बराबर होता है, या NH और ऐसे काट दो इसके बराबर हुआ करता है, ठीक ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्शन कांस्टेंट के बराबर। तो आई होप आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब एक बात और ज़रा ध्यान से देखिए, ठीक है ना, जब भी हम लोग कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं, ठीक है ना, ये बात ध्यान से सुनिए, जब भी हम लोग, ठीक ना, पॉइंट्स टू रिमेंबर करके हम लोग लिखते हैं, जब भी हम लोग कोई भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग लिखते हैं NLX में, ठीक है ना। मतलब क्या है, देखना ध्यान से, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग कैसे लिखते हैं, NLX से। अब ये क्या है, ये धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। तो एक बात आपको समझ में आ गई कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने में सबसे पहला जो नंबर दिखता है वो नंबर क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है ना। इसके बाद देखो जो L है ये रिप्रेजेंट करता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। लिख लीजिए, अगला क्वांटम नंबर अपने को यही पढ़ना है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। और जो x है ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, कितने इलेक्ट्रॉन है, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, x से रिप्रेजेंट किया करते हैं, ठीक है ना। तो ये था टोटल आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में, ठीक है ना। बाकी अभी और चीज़ें भी हैं जो आपको एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर में सीखने को मिलेंगी। तो देखिए अगला नेक्स्ट क्वांटम नंबर है अपने पास एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो सबसे पहली बात, इसको किसने डिस्कवर किया ये जान लिया जाए। तो इसको जिन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है वो है तुम्हारे भाई सोमरफेल्ड, ठीक है ना। याद करिए, सोमरफेल्ड का मॉडल आपको बताया था, ठीक है ना। तो सोमरफेल्ड ने इसको जो है डिस्कवर किया था
एजीमुथल क्वांटम नंबर को, ठीक है ना। फिर अगली बात, सबसे पहली बात, ठीक ना, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इट्स रिप्रेजेंट, यही सब चीज़ें तो दिमाग में आपको रखनी है, इट्स रिप्रेजेंट सब एनर्जी लेवल। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, सबसे पहली चीज़ देखना ध्यान से, सब एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, सब एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। या क्या रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रॉन के सबसेल को। देखो आपके घर में कमरे में पहुंच गए, सबसेल क्या था, देखो कमरा था, सेल क्या था, तुम्हारा घर था। तो ये इलेक्ट्रॉन के कमरे को रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रॉन किस कमरे में रखा हुआ है, ठीक है ना। अगला देखना ध्यान से, इट्स डिनोटेड बाई स्मॉल एल, ठीक ना, इसको हम लोग डिनोट करते हैं, इट डिनोटेड बाई स्मॉल एल। इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, स्मॉल एल से। अब देखना ध्यान से, जो एल की वैल्यू होती है, ठीक ना, एल की जो वैल्यू होती है ये होता है 0 to n-1। अच्छे से याद रखे रहना, एल की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से लेकर n-1 तक, ठीक है ना। खूब अच्छे से देखना ध्यान से। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल, अगर इसके बाद हम लोग एग्जांपल पढ़ें, मान लो हम लोग बोलें कि n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 0 तो होती नहीं है, तो आप देखिए ज़रा l की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। मतलब देखो n की वैल्यू 1 है तो n के लिए नंबर लाइन प्लॉट कर लो, 0 उससे कम नंबर से 0 शुरू करो और कहाँ तक जाना, देखो 1 तक। n की वैल्यू 1 है तो अब देखो ध्यान से, n माइनस मतलब जिसके लिए बोले वो डेटा छोड़ दो, तो बचा क्या, देखो 0 बच गया। तो यानी l की वैल्यू क्या हो गई, 0। अगला देखना, जैसे मान लो n की वैल्यू 2 हो जाए तो l की क्या क्या वैल्यूज होंगी, इसके लिए नंबर लाइन प्लॉट कर लो। तो देखो 2 तक नंबर लाइन प्लॉट करना है, 0 1 और ये क्या हो गया 2, इसको लेना नहीं है तो कितना हो गया, देखो 0 1। तो l की वैल्यू क्या हो गई, 0 और क्या हो गया, देखो 1। अगला देखना ध्यान से, n की वैल्यू 3 लिख दूँ मैं, तो n की वैल्यू 3, 0 से n-1 तक, तो यानी 0 से नंबर लाइन प्लॉट करो, 0 1 2 और क्या हो गया 3, 3 लेना नहीं है तो यानी l की वैल्यू बोलो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसे सिमिलरली देखो n की वैल्यू 4 कर दूं तो l की वैल्यू क्या होगी, नंबर लाइन प्लॉट कर लो, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। 4 छोड़ दो तो क्या क्या बचेगा, देखो 0 1 2 और 3। आई होप बड़े अच्छे से आपको एजीमुथल क्वांटम नंबर निकालना समझ में आ गया होगा। और एक बात ध्यान में रखे रहिएगा L के लिए कि L और N कभी भी सेम नहीं होते हैं, ये लिखना सीख गए होंगे, इसलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक ना। तो ये हो गई 3 बातें। चौथी बात इधर लिखता हूँ मैं, N और L कभी भी सेम नहीं होते हैं, N और L कभी भी सेम नहीं होते हैं, हमेशा याद रखो N और L की वैल्यू कभी सेम होती नहीं है, क्योंकि जो L है वो 0 to n-1 होता है। क्लियर हो गया होगा। अगली बात और देखिए ज़रा ध्यान से, अगला हो गया ये 4th पॉइंट। 5th पॉइंट पे आते हैं। अब देखना ध्यान से, अगर L इक्वल टू 0 हो जाए, तो L इक्वल टू 0 हो जाए तो जो सबसेल होता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो जो सबसेल होता है इसको हम लोग लिखते हैं स्मॉल s से। सबसेल कौन सा होता है, इस आपने पढ़ा था सबसेल, देखो 4sp-df। तो हमेशा याद रखो अगर L की वैल्यू 0 हो तो सबसेल कितना होता है, s। अगला देखना, अगर L की वैल्यू 1 हो जाए तो जो सबसेल होता है वो सबसेल होता है स्मॉल p। अगर L की वैल्यू 2 हो जाए तो जो सबसेल होता है वो होता है स्मॉल d। L की वैल्यू अगर 3 हो जाए तो जो सबसेल होता है वो होता है स्मॉल f, है ना। L की वैल्यू 4 हो जाए तो जो सबसेल होता है वो होता है स्मॉल g एंड सो ऑन, ठीक है ना। अच्छे से इसको याद रखे रहिएगा। तो ये 4 बातें हैं, चारों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को रिवाइज करके फिर से चाहे आप देख लीजिए। चलिए ये तो आपने लिख ही लिया होगा। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे जो n है एक्चुअली में, ठीक है ना, वेयर n डिनोट, ये तो लिखा ही नहीं मैंने, तो वेयर या इस फार्मूले में अगर आपसे पूछे कि n क्या है तो आप समझ गए होंगे फिलहाल। वेयर n इक्वल टू क्या है, बोलो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्लियर हो गया होगा इस बोर्ड पे लिखी हुई सारी 4 की चारों बातें। अब अगली बात जो अपने को देखनी है उसको ज़रा ध्यान से आप देखिए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट है एजीमुथल क्वांटम नंबर के लिए, यानी पॉइंट नंबर 5। तो पॉइंट नंबर 5 ये है कि जो n है और जो l है कभी आपस में सेम नहीं होते, ये तो आपने 4 में पढ़ लिया। और एक बात और हम लोग पढ़ते हैं, ठीक ना, जो l की वैल्यू है, पॉइंट नंबर ये हो गया आपका 5 जो भी हो, l की वैल्यू हमेशा n से छोटी होती है, हमेशा, ठीक है ना। l की वैल्यू हमेशा n से क्या होती है, छोटी होती है। इस बात को अच्छे से याद रखे रहना। जैसे देखो ध्यान से, अगर मान लो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 हो जाए, ध्यान से देखना,
तो एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा 0। अब देखना एजीमुथल क्वांटम नंबर अगर 0 है तो सबसेल को हम लोग कैसे लिखते हैं स्मॉल एस से। तो यानी अगर हमें इसको लिखना है, इस चीज़ को अगर मुझे n इक्वल टू 1 और l इक्वल टू 0 है, इस चीज़ को अगर मुझे लिखना है तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के लिए। देखो 1s कैसे लिखेंगे बोलो 1s। ध्यान में रखे रहना, ये सब का काम अपने को पढ़ने वाला है, ठीक है ना। तो ये सब एग्जाम्पल के लिए ध्यान में रखना। अगला देखो ध्यान से, अगर मान लो n इक्वल टू 2 हो जाए तो l की जो वैल्यू होगी वो क्या क्या हो सकती है, या तो 0 होगा या तो क्या होगा 1। अभी थोड़ी देर पहले देखा था। तो अब देखो इस चीज़ को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है, n इक्वल टू 2 हो और l इक्वल टू आपका 0 हो, तो n इक्वल टू 2 के लिए देखो दो रिप्रेजेंटेशन हो गए। एक क्या होगा देखो 2s क्योंकि l की वैल्यू 0 हो गई, और एक देखो n की वैल्यू 2 हो और l की वैल्यू अगर 1 हो तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बोलो 2p से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर हो रहा होगा आपको। अगला देखना ध्यान से, अगर n इक्वल टू 3 हो जाए, n इक्वल टू 3 हो जाए तो l की वैल्यू या तो 0 होगी या तो 1 होगा या तो 2 होगा। तो अब देखो अगर मुझे इस चीज़ को रिप्रेजेंट करना है, इस चीज़ को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। n की वैल्यू 3 हो, l की वैल्यू 0 हो तो हम लोग इसको लिखेंगे 3s से। ध्यान से देखते रहना, अगर n की वैल्यू 3 हो और l की वैल्यू 1 हो तो इसके घर की डिज़ाइन होगी कैसी देखो 3p जैसा। और अगली बात देखो, अगर n की वैल्यू 3 हो और l की वैल्यू 2 हो तो इसके घर की डिज़ाइन कैसी होगी, इसके घर की डिज़ाइन होगी बोलो l की वैल्यू 2 किसके लिए होती है d के लिए, तो घर की डिज़ाइन कैसी हो जाएगी 3d। अगला एक और देख लेते हैं हम लोग, अगर मान लो n की वैल्यू 4 हो जाए, तो n की वैल्यू 4 हो जाए तो l की जो वैल्यूज होंगी या तो 0 होगा या तो 1 होगा या तो 2 होगा या तो 3 होगा। अब देखना ध्यान से, इसके घर में 4 कमरे बनने वाले हैं। तो अगर मान लो हमें इस चीज़ को रिप्रेजेंट करना है, n इक्वल टू 4 और l इक्वल टू 1 0 1 2 3 ये सब आपके मिल जाएं और हमें क्या करना है इसको रिप्रेजेंट करना है। तो इसको हम लोग देखो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस बात को सुनिए ज़रा ध्यान से। तो n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू 0 है तो ये घर कौन सा होगा देखो 4s। n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू 1 है तो घर कौन सा होगा बोलो 4p। n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू 2 है तो घर देखेंगे तो ये कौन सा हो जाएगा देखो 4d। n की वैल्यू 4 है और ये देखना ध्यान से l की वैल्यू 3 है तो घर कौन सा हो जाएगा बोलो 4f। क्लियर हो गया होगा। तो ये थे आपके इलेक्ट्रॉन। अब देखना ध्यान से n और l कभी सेम हुए हैं क्या। आप देखो ज़रा ध्यान से, n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू 0 है, n की वैल्यू 2 है तो ये आप देखो l की वैल्यू 1 ही हुई। यहाँ देखो n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू यहाँ पे या तो 0 हुई, n की वैल्यू 3 है 3p में तो आपका जो p है ठीक ना, ये कितना हो जाएगा देखो l की वैल्यू 1 हो जाएगी। n की वैल्यू देखो 3 है तो l की वैल्यू देखो 2 हो गई। तो कभी भी n और l सेम भी नहीं होते हैं और n की वैल्यू हमेशा लेस देन n होती है। ये बात भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ये कैसे लिखा हूँ एक बार प्लीज़ वीडियो रोक के पहले लिख लीजिए और फिर से रिवाइंड करके इसको देख लीजिए। अब देखना ध्यान से, एजीमुथल क्वांटम नंबर के लिए नेक्स्ट पॉइंट, अगर मान लो तुम्हें इलेक्ट्रॉन जहाँ पे है उस इलेक्ट्रॉन के लिए अगर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताना हो तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला अच्छे से याद रखे रहिएगा, स्क्वायर रूट, ठीक ना, फार्मूला बहुत दिमाग में रखना है। और क्या होता है देखो l प्लस 1 इंटू क्या होता है तुम्हारा h/2π, अच्छे से याद रखे रहिए। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है l, रूट के अंदर l प्लस 1 और इंटू क्या होता है h/2π। तो ये है तुम्हारा देखो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रहना चाहिए। जैसे देखो एक इस पे एक क्वेश्चन कर दिए जाएं, जैसे आपसे पूछूं मैं कैलकुलेट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, कैलकुलेट ऑर्बिटल, ठीक है ना, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ बहुत सारा आपको दे सकता हूँ मैं, ठीक ना, 2-4 करके दिखा देता हूँ। मोमेंटम ऑफ, ठीक ना, जैसे मैं बोलूँ कि 1s का बताइए, ठीक ना, 2s का बताइए, 3p का बताइए, है ना, 3d का भी बताइए, ठीक ना, और अपना 4 जो है p का भी बताइए। कुछ भी ऐसे करके आपसे पूछ सकता है कि आप ज़रा इनके एंगुलर मोमेंटम बताइए कितने होंगे। तो एकदम आसान सा है, देखो मैंने क्या बोला था याद करो कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब आप लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं बोलो n और l x से, कैसे लिखते हैं n l और x से, ठीक है, बस यही ध्यान में रखे रहिएगा। और क्या ध्यान में रखना है, l की वैल्यू 0 हो तो सबसेल कैसा दिखता है s जैसा, ठीक है ना, l की वैल्यू अगर 1 हो सब, वैसे याद रखो देखो सबसेल
आप जो अगर एल की वैल्यू 0 हो तो एल की वैल्यू 0 हो तो सबसेल कैसा दिखता है, एस जैसा। एल की वैल्यू 1 हो तो सबसेल कैसा दिखता है, पी जैसा। एल की वैल्यू 2 हो तो सबसेल कैसा दिखता है, डी जैसा। एल की वैल्यू 3 हो तो सबसेल कितना दिखता है, एफ जैसा। बस यही ध्यान में रखे रहिए, प्रॉब्लम ही खत्म है। तो अब देखो हमें पहले के लिए मान लो 1s के लिए बताना है, एक सॉल्व कर देता हूँ, बाकी आप करिएगा। 1s के लिए मुझे बताना है, तो 1s के लिए देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना हो गया, बोलो 1। एजीमुथल क्वांटम नंबर कितना हो गया, देखो एल की वैल्यू 0 है तभी तो यहाँ एस है, तो इसका जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, अगर इसको मुझे सॉल्व करना है तो इसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, स्क्वायर रूट। अब देखो एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 और ये क्या हो गया 0 + 1 और इंटू क्या हो गया देखो h/2π। तो अब देखना ध्यान से, 0 में ये सब मल्टीप्लिकेशन होके 0 ही हो जाएगा, तो इसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना, बोलो इसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर हो गया, देखना ध्यान से। तो ये हो गया तुम्हारा किसके बराबर, h/2π के बराबर। किसके बराबर हो गया, h/2π के बराबर। ये दिमाग में थोड़ा रखे रहना, क्या होता है l और क्या होता है तुम्हारा l + 1 × h/2π। तो ये 1s के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है, h/2π के बराबर होता है। ठीक है ना, क्लियर हो गया होगा। एक आक और कर लिए जाएं, जैसे 1s का किया है, ठीक है ना। तो ये सब मतलब इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। उल्टा मैं बोल रहा हूँ, देखो एल की वैल्यू यहाँ 0 रखोगे तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। इसके लिए हम लोग पहले देखो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और जो है, सॉरी ये थोड़ा गड़बड़ हो रहा था, क्वेश्चन में देखो क्या है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताना है। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का देखो ये फार्मूला होता है L √L + 1 और इंटू क्या होता है h/2π। तो अब देखो इस फार्मूले में हम लोग जरा इसको रखते हैं कि भाई ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इसका कितना हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम थोड़ा इसका सॉल्व करते हैं हम लोग। तो दो टाइप के एंगुलर मोमेंटम होते हैं, देखना। कभी कभी आपसे पूछता है ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम और कभी कभी आपसे पूछता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो फिलहाल यहाँ पे देखो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, तो फिर से ये फार्मूला जब तक याद ना हो तब तक फार्मूला मैंने बोला है आप लिखते रहेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग, देखो मैं फिर से लिखता हूँ, पूरा तो याद रहेगा आपको, ठीक ना। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, देखो पिछली बार मैंने ओ एंगुलर मोमेंटम तो मुझे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम नहीं बल्कि मैं ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम निकाल दिया था। तो ये देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अगर मुझे सॉल्व करना है तो यहाँ पूरा लिखता हूँ मैं। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता है √L + 1 रूट के अंदर इंटू क्या होता है h/2π, ठीक है ना। अब देखना हमें 1s के लिए बताना है, तो L की वैल्यू क्या हो गई 0, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर, यहाँ लिखता हूँ मैं 1s। तो ये देखो ये वैल्यू क्या हो गई 0, ये वैल्यू भी यहाँ रखेंगे 0, तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 के बराबर। क्लियर हो गया होगा। अगर इसी चीज़ में, ठीक है ना, इसी चीज़ में आपसे मैं पूछता, उसको मैं अगले क्वेश्चन में करके दिखाता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा 1s के लिए। चलिए एक और कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन दूर हो जाए। जैसे मान लो आपसे पूछ रहा है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आप बताइए ज़रा 2s का कितना हो जाएगा। फिर से वही कहानी, जब तक फार्मूला ना याद हो तब तक फार्मूला लिखते रहिए और पूरा लिखिए, ताकि नहीं तो ऑर्बिटल और ऑर्बिट में कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम मुझे लिखना है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अगर मुझे लिखना है तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता है √L + 1 इंटू क्या होता है h/2π। मुझे किसके लिए बताना है, देखो फॉर 2s। तो अब देखना n की वैल्यू 2 है, s है, तो l की वैल्यू क्या हो गई 0, यहाँ फिर से पुट कर दो 0, ये वैल्यू भी 0, तो यानी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर हो गया, देखो 0 के बराबर हो गया। क्लियर हो रहा है ना सबको। चलिए अगला देखो ध्यान से मान लो 3p के लिए आपको बताना है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 3p के लिए बताना है। तो अब इसके लिए देखो यहीं चेंज करता हूँ मैं, किसके लिए बताना है, देखो 3p के लिए बताना है। तो p के लिए l की वैल्यू क्या होती है 1। अब यहाँ क्या पुट करोगे, देखो 1, यहाँ क्या पुट करोगे, बोलो 1। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो अब देखो क्या हो जाएगा √2h/2π। क्लियर हो रहा है ना सबको, ठीक है ना। ऐसे मान लो आपको पूछ रखा है कि आप जरा 4d के लिए 3d के लिए बताइए। चलिए तो d के लिए आपने देखा था, d के लिए l की वैल्यू क्या होती है 2, यहाँ l की वैल्यू क्या रखेंगे 2, यहाँ क्या लिखेंगे 2 + 1 क्या हो गया 3, 2 से मल्टीप्लाई कर दो कितना हो गया √6h/2π। क्लियर हो रहा है ना सबको। चलिए अगला देखिए ध्यान से, अगर मान लो 4p है तो 4p अगर यहाँ कर दिया जाए, चलो भाई 4p में बताना है, तो 4p यानी l की वैल्यू फिर से 1 हो गई। तो l की वैल्यू जब फिर से 1 रखोगे, तो आप देखो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा देखो 1 + 1 यानी 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, देखो √2h/2π।
सबको समझ में आ गया होगा। कभी कभी आपसे पूछता है कि किनका किनका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम सेम है, तो ऐसे सॉल्व कर लेंगे, जिनका जिनका सेम आएगा वो आपके वो सारे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आपके सेम होंगे और टिक मार देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। एक क्वेश्चन और देखो, काफ़ी तेज़ हो रहा है, आप इसको 2-3 बार रिवाइंड करके देखिएगा, ठीक है, या स्लो करके वीडियो देखिएगा, क्योंकि जो बच्चे थोड़े बहुत पढ़े रहते हैं, बहुत स्लो पढ़ाओ तो उनको लगता है कि टाइम पास हो रहा है, ठीक ना, और वो टाइम पास ना लगे इसीलिए मैं बहुत तेज़ पढ़ाता हूँ। ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में, ठीक ना, ये ऑर्बिटल मिटा के मैं जरा ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम आपसे पूछ लूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन पूछ लो, अब मान लो तुमसे बोले कि जो है कैलकुलेट ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, दोनों की बात करते हैं, कैलकुलेट ऑर्बिट, ठीक है ना, ऑर्बिट एंड, ठीक ना, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक ना, ध्यान से देखना, आप कहानी थोड़ी बदलेगी, ठीक है ना। ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये दोनों चीज़ें बतानी है, ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये आपको बताना है दोनों चीज़ें। तो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ऑर्बिट और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, अब देखो ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम दोनों अलग अलग हैं, तो हमेशा याद रखो, देखना ध्यान से, सिंस जो ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम होता है, ऑर्बिट याद रखना, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम का जो फार्मूला होता है, ठीक ना, ये क्या होता है, ये गूंजना चाहिए दिमाग में, और एंड, ठीक ना, एंड आप देखना ध्यान से, जो आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है, ये फार्मूला आपका दिमाग में गूंजना चाहिए। तो आप याद करिए, जो तुम्हारा ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम था, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम क्या था, ध्यान से, NH/2π प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या इसको कैसे लिखते थे, n और h पे क्रॉस एक्शन कांस्टेंट। लेकिन जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, इसका फार्मूला बोलो क्या होता है, √L+1 और इंटू क्या होता है, h/2π। अब शायद सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। कैलकुलेट ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, क्वेश्चन मैं पूरा कर दूं फॉर, चलिए 2-3 दे रहा हूं मैं, 1s 2p है ना, 3d, ऐसा मान लो बस दे दिया, बाकी आपको नोट्स में मिलेगा, आप वहां से सॉल्व कर लेना। तो जैसे देखो 1s के लिए है ना, अब देखना ध्यान से, मैं यहीं पे आपको सिखा देता हूँ, मुझे 1s के लिए बताना है क्या होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो पहले देखो n के लिए, यहाँ पे 1s के लिए n की वैल्यू क्या हो गई 1 और s आ गया, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या हो गया 0। अब देखना ध्यान से, ऑर्बिटल एंगुलर, पहले ऑर्बिट देखते हैं, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, ठीक ना, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इसकी बात देखी जाए, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, तो NH/2π। अब देखना n की वैल्यू क्या हो गई 1, तो यानी n की वैल्यू 1 यहाँ रखोगे, यहाँ पहले फार्मूला लिख दिया जाए, NH/2π, n की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे 1, सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा बोलो, h/2π। सब क्लियर हो रहा है ना अच्छे से। वाइल क्वेश्चन में पूछ रखा है कि बेटा जरा बताइए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए देखना वैल्यू क्या होती है, L+1 इंटू क्या होता है h/2π। तो अब देखो L की वैल्यू क्या रखोगे 0, और रख के सॉल्व करोगे तो वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर। क्लियर हो गया ना, क्या होता है ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम और क्या होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। इसके अगले पार्ट में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर हम लोग पढ़ेंगे। चलिए देखिए, हम लोग एक थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो वैल्यू ऑफ n, आपसे बोले टोटल वैल्यू ऑफ l बताइए कितना हो जाएगा, तो आपको अच्छे से पता है टोटल वैल्यू l की कितनी हो जाएगी, बोलो, आपने पढ़ा था, याद करिए। n की वैल्यू, जो l की वैल्यू होती है, l की वैल्यू क्या होती है 0 to n-1, तो n की वैल्यू देखो 1 है, नंबर लाइन प्लॉट कर लो, 0 और 1, 1 देखो लेना नहीं है, तो किसके बराबर होगा, देखो l की केवल एक वैल्यू होगी, l की केवल एक वैल्यू होगी, ठीक है ना, हमेशा n की केवल, l की केवल एक वैल्यू होगी, ठीक है ना। ये थोड़ा, अब देखो n और l सेम नहीं है, l की केवल एक वैल्यू है और वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अब देखना, जैसे वैल्यू ऑफ l इक्वल टू, तो ये किसका हो गया, देखो 0। अब देखो अगर n की वैल्यू 1 हो और l की वैल्यू 0 हो, ये देखना ध्यान से, तो सबसेल आपको अच्छे से दिखता है s जैसा, तो मतलब अगर इसका मैं एड्रेस लिखूंगा तो एड्रेस कैसे लिखूंगा, देखो 1s सबसेल है, ये क्लियर हो गया होगा। अगला देखिए ध्यान से, अगर n इक्वल टू 2 हो जाए तो l की वैल्यू देखो क्या, कितनी वैल्यू हो जाएंगी, 0, 1 और 2,
2 लेना नहीं है तो एल की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं, केवल और केवल 2 वैल्यू हो सकती है, एल की केवल वैल्यू हो सकती हैं 2। अब देखना ध्यान से, एल की 2 वैल्यू हैं तो क्या क्या हो सकती हैं। अब एल की वैल्यू अगर 2 हैं तो एल की वैल्यू या तो 0 होगी या तो क्या होगा 1 होगा। तो एल की वैल्यू 0 होगी या तो एल की वैल्यू 1 होगी। तो अब देखना ध्यान से, जब n इक्वल टू 2 है तो आपका जो घर है वो देखो कौन कौन सा सकता है, एक तो हो सकता है, देखो n की वैल्यू 2 है तो 2s, और n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 1 हो तो घर कैसा हो सकता है, देखो 2p जैसा हो सकता है। ध्यान से देखते रहना। अब अगर मान लो n की वैल्यू 3 लिख दूँ मैं, तो n की वैल्यू अगर 3 लिख दूँ तो ये देखो 0 1 ठीक ना, और क्या होगा 2 और क्या होगा 3, 3 लेना नहीं है। तो एल की जो वैल्यूज होंगी वो कितनी वैल्यूज हो जाएंगी 3, और वो वैल्यू कौन कौन सी होंगी, तो एक हो जाएगा 0 ठीक ना, ध्यान से देखना, एक हो जाएगा 0, एक हो जाएगा तुम्हारा 1 और एक क्या हो जाएगा तुम्हारा 2। तो अगर मैं इनके घर के एड्रेस यानी सबसेट लिखूंगा तो देखो n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू 0 है तो घर कैसा दिखता है 3s जैसा। n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 1 है तो घर कैसा दिखता है, देखो 3p जैसा। n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 2 है तो घर कैसा दिखता है, देखो 3d जैसा। क्लियर हो रहा होगा। तो ये हो गया n इक्वल टू 3 के लिए, ठीक है ना। सिमिलरली आप जरा n की वैल्यू 4 के लिए लिखना है और थोड़ा वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, 4 के लिए लिख लीजिए फिर वीडियो को लौट के आइएगा, ठीक है। तो अगर मुझे मान लो 4 के लिए लिखना है, वीडियो रोक दिया होगा आपने और इसको सॉल्व कर लीजिए। अब अगर n की वैल्यू 4 हो जाए, n की वैल्यू हमने बोला 4 हो जाए, तो अब देखना l की कितनी वैल्यूज हो सकती है, पहले इसकी बात कर ली जाए। तो 0 से चलो 1 2 और क्या हो गया 3, 4 लेना नहीं है छोड़ दो। तो कितनी वैल्यूज हो जाएंगी, 4 वैल्यू n की जो है l की पॉसिबल हैं। और कौन कौन सी पॉसिबल हैं, 0 पॉसिबल है, 1 पॉसिबल है, 2 पॉसिबल है, 3 पॉसिबल है। तो अब देखो ध्यान से सबसेल कौन कौन से बनेंगे इसकी बात की जाए तो एक सबसेल देखना ध्यान से आपका क्या हो गया, जब l 0 है, दूसरा जब l 1 है, तीसरा जब l 2 है और चौथा जब l आपका 3 है। तो n की वैल्यू है 4 और l की वैल्यू 0 है तो सबसेल कैसा होगा, देखो 4s। n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू 1 है तो सबसेल कौन सा हो जाएगा, देखो 4p। n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू 2 है तो सबसेल कौन सा हो जाएगा 4d। n की वैल्यू 4 है और l की वैल्यू 3 है तो सबसेल कौन सा हो जाएगा 4f, ठीक है ना। तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अच्छे से समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके इसको कॉपी भी कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर का एप्लीकेशन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट, है ना। ये मैथमेटिकल फार्मूला देखेंगे, थोड़ा इसका एप्लीकेशन आपको सिखाऊंगा है मुझे। समेशन जो एल की वैल्यू है, ठीक है ना, याद रखे रहना, एल की वैल्यू 0 से लेकर कहाँ तक चलेगी, n-1 तक। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो याद रखो, 2 विद इन ब्रैकेट में 2l+1, ठीक ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट कितने होते हैं, तो ये इसका एक फार्मूला है। जैसे देखो आपसे बोलूँ मैं, एग्जांपल करके देखना, आपसे पूछूँ मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, आपसे मैं पूछूँ कि ज़रा एस सबसेल में बताइए कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एस सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसकी बात की जाए। तो अब देखना ध्यान से, इलेक्ट्रॉन हमें इसमें निकालने हैं तो समेशन वाला फार्मूला ऊपर लिख रखा हूँ मैं 2 और क्या होता है देखो 2l+1 ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि n की वैल्यू, l की वैल्यू जो होती है एस सबसेल के लिए आपको अच्छे से पता है, एस सबसेल के लिए l की वैल्यू क्या होती है 0। अब यहाँ अगर पुट कर दो तो आप देखिए ज़रा ध्यान से, कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होते हैं एस सबसेल में, 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होते हैं। और आपको अच्छे से पता है एस सबसेल में केवल और केवल एक कमरा होता है, इसके घर का डिज़ाइन सिर्फ एक कमरा है इसके घर में, और आप अच्छे से समझते हैं, ये थोड़ा याद रखे रहना। इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और एक घर में अपोजिट स्पिन के मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो ये आगे हम लोग देखेंगे हुन्स लॉ में या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर में, ये थोड़ा सा ध्यान में रखे रहना है। अगला देखो ध्यान से, अगर मैं तुमसे बोलूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सबसेल कितना हो जाएगा, कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकता है इसकी बात की जाए, तो अब देखो फिर से वही कहानी, 2l+1 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं टोटल। तो पी सबसेल के लिए देखना ध्यान से, पी सबसेल के लिए जो एल की वैल्यू होती है वो क्या होती है 1, यहाँ पुट कर दीजिए एल की वैल्यू 1 और सॉल्व करेंगे तो कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, देखो 6 इलेक्ट्रॉन। पी सबसेल में आपको पता है 3 कमरे होते हैं, px, py, pz, और s सबसेल में केवल एक कमरा होता है, ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मतलब ये देखो ध्यान से, कौन कौन सा होता है, px होता है, py होता है और कौन सा होता है, pz होता है,
ठीक है ना। अगला देखना ध्यान से, अगर n की वैल्यू 4 हो जाए, n की वैल्यू अभी जो है मान लो आपसे पूछे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी सबसेल, चलिए n की वैल्यू जो है आपकी 2 हो जाए तो डी सबसेल में आपसे पूछ रखा है कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये अपने को बताना है। तो फार्मूला तुम्हारे पास है 2l+1, इतने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं। अब देखना जो डी सबसेल है इसके लिए जो l की वैल्यू होती है वो होती है 2, कितनी होती है 2। इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पुट कर दो, तो 2 2 जा 4 + 1 और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया तुम्हारा, बोलो 10 इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। बहुत अच्छे से आप जानते हैं। और याद करो तो डी सबसेल में कितने कमरे होते हैं, याद करिए 5 कमरे होते हैं, ठीक ना, 1 2 3 4 और ये 5। और इनके नाम अगर पूछूं मैं तो आपको मैंने सिखाया था कई बार, dxy, फिर क्या होता है बोलो dyz, फिर क्या होता है बोलो dxz, फिर क्या होता है बोलो dx² और y², और फिर क्या होता है dz², ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से दिमाग में ये सब छपना चाहिए, तभी आप क्वांटम नंबर को समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो ये क्वांटम नंबर में आपका मिल गया, देखो एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्लियर हो गया, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए। अगली बात देखो ध्यान से, एक बात और इसमें कर लेते हैं हम लोग, कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर की बातें, ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट आप आंसर पे हिट कर दीजिए, ठीक ना। तो सबसे पहला नोट देखना ध्यान से, नोट नंबर 1 या पॉइंट्स टू रिमेंबर जो भी आप बोलिए, नोट नंबर 1। सबसे पहला नोट ये देखो ध्यान से कि जो आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम किसके किसके लिए सेम होता है। तो कभी कभी आपसे पूछता है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम किसके लिए सेम होता है, किसके लिए 0 होता है, ये सब आपसे पूछता है। तो हमेशा याद रखो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, देखना ध्यान से, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू 0। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 0 होता है, किसके लिए 0 होता है, ठीक ना, फॉर, ध्यान से देखना, सबसे पहले 1s के लिए, क्योंकि l की वैल्यू देखो 0 हो गई। फिर किसके लिए होता है, देखो 2s के लिए, क्योंकि l की वैल्यू 0 हो गई। फिर देखो किसके लिए हो जाएगा, 3s के लिए। यानी ये जितना s वाला है सबके लिए क्या हो जाएगा, 0। क्यों 0 होता है, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का जो फार्मूला होता है v cos, जो तुम्हारा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता है, बोलो ज़रा ध्यान से, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला आपने क्या बोला था, याद करिए, √l+1 और इंटू क्या होता है h/2π। बताइए भाई साहब, l की वैल्यू 0 रखोगे तो 0 नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया ना सबको। चलिए पॉइंट नंबर 2 आइए, नोट नंबर 2 आपसे पूछेगा कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना, 2s 2p, मतलब किसके किसके सेम होते हैं, किसके किसके क्या होते हैं, सेम होते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो देखो सेम, तो ये भी 0 0 सेम ही हो गया ना। तो कभी कभी आपसे पूछता है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताइए, ध्यान से देखना, ऑप्शन देखते रहना, 3s 4s लिखे 0 मार दो पट से, कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर मान लो तुमसे बोले कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर, ठीक है ना, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर, आपसे पूछे 2p, आपसे बोले 3p, आपसे बोले 4p, आपसे बोले 5p, बताइए कितना होगा, ठीक है ना, बोलो कितना हो जाएगा। जो है l की वैल्यू इसके लिए कितनी होती है, 1। यहाँ रख के सॉल्व करेंगे तो 1 + 1 कितना हो गया तुम्हारा, 2 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई होके 4 हो गया, है ना, और 4 का रूट क्या हो गया, बोलो 2 हो गया, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, है ना, √2 हुआ उधर से, और उधर से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो बोलो कितना हो जाएगा, तब इसके लिए वैल्यू हो जाएगी आपकी h/√2π, ठीक ना। अच्छे से याद रखे रहना ये चीज़, 4s, और इसके लिए कितना हो जाएगा, p की वैल्यू 1 वहाँ पे रख दो, l की वैल्यू 1, तो 1 + 1 क्या हो गया, √2, है ना। तो ये देखो ध्यान से, ये कितना आया एक्चुअली में, ये आया पहले √2 और h/2π, फिर √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, तो √2 देखो नीचे बच गया। समझ में आ गया होगा आपको, मैथमेटिकली सॉल्व कर दिया मैंने। अगला पॉइंट देखो ध्यान से, अगर तुमसे बोले कि जो है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कोई भी d ले लो, ठीक है ना, ध्यान से देखना, ऐसे तुमसे बोले कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर, ठीक है ना, मोमेंटम फॉर, देखना ध्यान से, आपसे d बोले, चलो भाई 3d 4d 5d, ठीक है ना, ये सब आपसे पूछे कितना होगा, तो कितना हो जाएगा, l की वैल्यू कितनी होती है 2, यहाँ रख दो,
तो 2 1 कितना हो गया 3 और 2 से मल्टीप्लाई हो गया √6 है ना। तो यानी ये कितना हो जाएगा बोलो √6 है ना इंटू h/2π। कोई समस्या तो नहीं है, ठीक है ना। अगला देखो ध्यान से, ऐसे ही आपसे पूछे, ठीक है ना, ये ऊपर मिटा के लिख दे रहा हूँ मैं, ऊपर मिटा के लिख दे रहा हूँ। अगर तुमसे पूछूं मैं कि ज़रा बताइए, ठीक ना, जो है 4 नंबर पे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ, ठीक है ना, आपसे बोलूँ मैं, चलिए बताइए भाई 4f है ना, 5f, ठीक ना, 6f कितना हो जाएगा। तो सबके लिए देखो ध्यान से, L की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 और यहाँ रखेंगे 3 + 1 कितना हो गया 4, 4 × 3 क्या हो गया 12, 12 का रूट क्या हो गया 2 2 जा 4 यानी 2√3, 2 से कैंसिल हो गया तो कितना बच गया तुम्हारा √3 × h/2π। समझ में आ गया होगा क्या आ जाएगा, देखो √3 और h/2π। तो ये था एजीमुथल क्वांटम नंबर के एप्लीकेशन और उसके बारे में सारी जानकारी। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर आपका ख़त्म है। वीडियो के अगले पार्ट में आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर का डिस्कशन मिलेगा। अच्छे से वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखिए और यहाँ तक कि नोट्स जो है आप लिंक से डाउनलोड कर लीजिएगा या मैं जो है आपको ग्रुप में सबमिट कर दूँगा, ठीक है ना। तो अच्छे से देख लीजिए और खूब अच्छे से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर को रिवाइज करिए। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर वीडियो के अगले पार्ट में, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।